आज लकड़ियां इतनी सी ही मिली, कल थोड़े में ही गुजारा करना होगा। आज तो बहुत ही अजीब सा सन्नाटा है जंगल में। हे भभूति वाले बाबा, रक्षा करना। घर जाके सीधा नहा के आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, फिर कुछ करूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे भगवान, ये आवाज कैसी? ये तो बहुत ही डरावनी आवाज है। जल्दी से निकल यहां से रघु। तुम कौन हो? कौन हो तुम? भूत हूं मैं। भूत भाई, मैंने कुछ नहीं किया। जंगल से लकड़ियां काटी है बस। तुम चाहो तो सारी लकड़ियां रख लो, पर मुझे जाने दो। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया, पर क्या करे, इस पापी पेट का सवाल है। मुझे मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाना ही पड़ेगा। भूत भाई, ये रावण के जैसे हंस के डराओ मत। मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। अबे पागल है तू? बीवी घर पर पति के आने का इंतजार नहीं करती। तो तू किसका करती है? बकरे का, जिसे वो रोज हलाल करती है। मैं तो तुझे मारकर तेरी दुखी जिंदगी से तुझे आजाद कर दूंगा। नहीं भूत भाई, कसम लगे मुझे मेरी मम्मी की। मेरी बीवी ऐसी नहीं है। वो तो तब तक कुछ नहीं खाती जब तक मैं घर नहीं पहुंचता। वैसे भी जब तक मैं ये लकड़ियां लेकर बनिए को नहीं बेचूंगा, तब तक घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बन पाएगा। हम मियाँ बीवी आम जनता हैं भाई। हम पहले से मरे हुए हैं। अब तुम तो मत मारो भूत भाई। तेरी कहानी तो सच में बहुत डरावनी है, मुझसे भी ज्यादा डरावनी। पर क्या करूं, भूत घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अरे तो बोलिए ना भूत भैया, आपको घास खानी है? मैं अभी काट कर ला देता हूँ, महीना भर चलेगी। अबे ओ ढक्कन इंसान, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई नहीं की? ये एक कहावत थी। पर कहावत तो घोड़े वाली थी ना। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अबे पगले, यहाँ घोड़ा मैं हूँ। पर आप तो भूत हो। अबे ओ इंसान, अपनी बातों से मुझे मत कर हैरान। मैं पहले से ही हूँ परेशान। मुझे बस भूख लगी है, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। माफ करना दोस्त। ये भूत तो मुझे मारने ही वाला है। क्यों ना इसे खाने का लालच दे दूं, शायद बच जाऊं। एक मिनट भूत भाई, मेरी बात सुन लो, फिर तुम चाहो तो मुझे खा लेना। जल्दी बोल। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा, मम्मी कसम। ये डील तो अच्छी दे रहा है, लेकिन अगर तू वापस नहीं आया तो? मैं अपने घर का पता देता हूं ना भूत भाई। मैं नहीं आया तो तुम मेरे घर आकर मुझे और मेरी बीवी दोनों को खा लेना। तेरी बात तो सही है, पर मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। सुन, अगर तूने मेरी भूख मिटा दी ना, तो मैं भी तुझे कुछ ऐसा दूंगा जिससे तेरी गरीबी कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। बोल, क्या बोलता है? मैं तो बोल ही दूंगा, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं गरीब हूं? अबे जो इंसान बनिए को लकड़ी बेचकर घर चलाता है, वो क्या कहीं का राजा महाराजा होगा? बात करता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रख ले, अगर कल तू खाना नहीं लाया तो तू और तेरी बीवी दोनों गए। ठीक है रावण भाई, मतलब भूत भाई, मैं समझ गया। मैं पक्का कल खाना लेकर आऊंगा। ठीक है, जा। पर अभी कुछ खाने को है क्या तेरे पास? जी चने हैं। ला दे यार, आज इन्हीं से काम चला लेता हूं, पर कल पक्का। हाँ, जाब। चने अच्छे हैं। जी जी भूत भाई,
बाल बाल बचा। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, बच गया, वरना उस भूत ने तो हमारा काम तमाम ही कर दिया था। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसको कैसे खिलाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ सोच रखा है। बहुत तबाही मचा रखी थी तुम लोगों ने, हमारा सारा खाना चट कर जाते थे। अब देखना बेटा, मैं तुम सबको कैसे चट करवाता हूँ। अरे यहाँ किससे बात कर रहे हो? भूत भाई के खाने से। हमें पता था आप बड़े होशियार हैं, इसीलिए तो आपसे शादी किए थे हम। मुझे पता है तू मेरा खून पीने से पहले मुझे बटर लगा रही है, पर कोई नहीं, तेरा ही हूँ। आता हूँ भूत भाई को खिला के, उसके बाद काम की सुध लूंगा। भूत भैया ये लो, ले आए आपके लिए खाना। भूत भाई मैं जाऊं क्या? मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ, ये लो तुम्हारा इनाम। सोने का सिक्का, इससे तो सचमुच मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। धन्यवाद भूत भाई, मैं कल खाना लेकर फिर आऊंगा। हाँ, कल मैं फिर आऊंगा। हुर्रे, मैं कल फिर आऊंगा। ये गुलाबिया देख तो, सोने का सिक्का। अब अपनी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे। पर दिया किसने? अरे और कौन देगा, भूत भाई ने दिया है। असली है ना? अरे 100% असली है, इंसान धोखा दे सकता है, भूत नहीं। छोड़ो अब ये सब, तू चूल्हा जला, मैं इसे सोनार के यहाँ बेचकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अच्छा सुनो, बाजार से गुलाब जल भी खरीद के ले आना और हमेशा अपने पास रखना, ताकि कोई भी बुरी बला तुम्हारे आसपास ना फटके। ठीक है। नमस्ते लाला जी। हाँ नमस्ते नमस्ते, क्या बात है रघु, बोल क्या सेवा करूं तेरी? जी लाला जी, बात ही कुछ ऐसी है कि आना पड़ा। अरे इस फटीचर के हाथ ये सोने का सिक्का कैसे लग गया? कहीं इसे जंगल में कोई खजाना तो नहीं मिल गया? चलो इसे पैसे दे देता हूँ, फिर पता करता हूँ। मिला कहाँ से ये तुम्हें? कोई चोरी का तो नहीं है ना भाई? अरे नहीं लाला जी, चोरी का नहीं, बल्कि खालिश ईमानदारी का है। आप पैसे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी तो इसे सही भाव लगा देता हूँ, बाद में देखता हूँ कि इसे ये सोना मिला कहाँ से। अच्छा लाला जी, मैं चलता हूँ। ये देख गुलबिया, क्या लाया मैं तेरे लिए, महीने भर का राशन, मीठा नमकीन। और ये देख, तेरी साड़ी फट गई थी ना, और हाँ, मैंने गंगा जल भी खरीद लिया है। अब इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। हमको पता था एक दिन तुम हमारी सारी इच्छा पूरा करोगे, इसीलिए तो तुमसे शादी किए थे हम। अच्छा अब कुछ खाने को बनाओ, बहुत भूख लगी है, कल सुबह काम पर निकलना है। इस पेड़ पर चढ़कर छुप जाता हूँ, फिर ऊपर से ही रघु पर नजर रखूंगा।
गुलबिया, मैं इन्हें भूत भाई को खिलाकर आया। ये कहाँ चल दिया? पीछा करना होगा। भूत भाई, ये लो खाना आ गया, वो भी एकदम ताजा ताजा। सही समय पर आया है तू रघु, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। बहुत तेज भूख लगी है मुझे, ला खिला दे। अरे भिखारी, मेरे होते हुए तुम रखोगे सोना? ये सोना मेरा है, मेरा। चल अब सिक्का दे दे मुझे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। दे मुझे। लाला जी लालच में आकर मेरे पीछे पड़ गए। अगर कल किसी और को भी पता चला तो वो भी मेरे पीछे पड़ेगा। आखिर मैं ऐसे कब तक भूत के चंगुल में उलझा रहूंगा? अगर किसी दिन भूत को खाना नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। कुछ भी हो, अब इस झंझट से मुझे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। अरे हाँ, मेरे पास तो गंगा जल है, इससे तो भूत भाई को मुक्ति मिल सकती है। क्या सोच रहा है रघु? तू मुझे ये सिक्का देगा या जान से जाएगा? अरे लाला जी, मुझे मारिएगा तो सिर्फ एक सोने का सिक्का मिलेगा। अगर आपको ज्यादा सिक्के चाहिए तो आप अंदर जाकर ले लीजिए। अंदर जाकर बोलिए। क्या बोलूं अंदर जाकर? ज्यादा कुछ नहीं, आप बस बोलिएगा, मैं भोजन हूँ, मुझे सिक्का दो। ये बोलने पर सिक्का मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। और हाँ, ये जल भी रख लीजिए। जल्द ही मेरे पास सोना ही सोना होगा। कितनी खुशी हो रही है ये सोचकर। मैं भोजन हूँ, मुझे सोने का सिक्का दो। भोजन? तुझे रघु ने भेजा है क्या? हाँ, रघु ने भेजा है। अब मुझे सिक्का दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अच्छा, तू मुझे मारेगा? तेरी ऐसी की तैसी, जा तू मेरे पेट में विश्राम कर। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा शरीर जलने क्यों लगा? काम हो गया, लालची लाला भी मर गया और भूत को भी मुक्ति मिल गई। अब मैं पूरी मेहनत से काम करके पैसे कमाऊंगा। जय हिंद सर। जी सर, पता चला है कि रघु होटल में खाना खाने गए लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है। जी सर, मैं अभी वहीं के लिए निकल रहा हूँ। ओके सर, जय हिंद सर। सर, आप लोग यहाँ? क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? अरे सर, ऐसा नहीं है, ये आप ही का तो होटल है और आपके आने से तो हमारे होटल की रौनक बढ़ गई है। पता चला है कि तुम्हारे होटल में खाना खाने आए लोग गायब हो रहे हैं। अरे सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे होटल का खाना सबसे सस्ता और स्वादिष्ट होता है, इसलिए आसपास के होटल वालों की बिक्री बंद हो गई है, तो उन्हीं लोगों ने अफवाह उड़ा दी है। जी सर, यहाँ ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा जिससे ये पता चले कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है सर, मैं इस पर नजर रखूंगा सर। जय हिंद सर। सुबह से शाम हो गई, आज एक भी ग्राहक नहीं आया है। जी बॉस। रघु, ये क्या चल रहा है? एक हफ्ता हो गया और अभी तक एक ग्राहक नहीं आया। बॉस, लोग डर गए हैं और पुलिस का भी आना हो गया तो गांव के लोगों ने आना बंद कर दिया है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना रघु। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे काम का नुकसान होगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बॉस, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। यही अच्छा होगा, तुम्हारे लिए और हमारे काम के लिए भी। अब से 50 रुपए में नहीं, बल्कि 20 रुपए में भरपेट भोजन कीजिए, सस्ता भी स्वादिष्ट भी। आइए आइए, 20 रुपए में भरपेट भोजन कीजिए। चलिए भाई साहब, खाना खा लीजिए।
कुछ चाय पानी कर लीजिए, ज्यादा नहीं, बस 20 रुपए में। अरे नहीं भाई, तुम्हारे खाने के चक्कर में मुझे कुछ हो गया तो? नहीं भाई, मुझे माफ करो, मुझे नहीं खाना तुम्हारे होटल का खाना। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आइए तो सही, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है। अरे भाई भूख नहीं है मुझे, जाने दो। भूख नहीं है तो क्या हुआ, चलकर एक गिलास ठंडी ठंडी लस्सी पी लीजिए। भैया मेरा नाम भोला है, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो मैं अपनी भूख मिटा लूं। अरे आप सही जगह आए हैं, हमारे होटल का खाना सबसे सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी। पर भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आखिर जरूरत पड़ने पर इंसान ही इंसान के काम ना आए तो वो इंसान ही कैसा। भैया आप बड़े दयालु हैं। अरे ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, यहीं पास में मेरा होटल है, वहाँ का खाना खाकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। अरे इधर उधर क्या देख रहा है, चल तू भी खड़ा हो जा और काम पर लग जा। ये सब क्या है, मुझे यहाँ क्यों बांध कर रखा है? तुम यहाँ पर हमारे लिए काम करोगे ताकि हमें और सोना मिल सके। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना बेमौत मार दिए जाओगे। वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अरे सर आप, अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। अरे नहीं, खाना खाने आया हूँ तुम्हारे होटल का। सर होटल तो बंद हो चुका है, फिर भी देखता हूँ कुछ हो आपके लिए तो। सर ये दाल रोटी ही बची है, आप इसी से काम चलाइए। ये आवाज कैसी है? सर वो होटल का इंटीरियर ठीक करा रहा हूँ। अगर तू काम करने से मना करेगा तो तेरा हाल इससे भी बुरा होगा। क्यों जिद कर रहा है? यही तेरी नियति है। अच्छा, तो ये काम हो रहा है होटल की आड़ में? हाँ, तुम यहाँ कैसे आए? जहाँ मुजरिम होते हैं वहाँ हम जैसे पुलिस ऑफिसर पहुँच ही जाते हैं। खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर मासूम लोगों को यहाँ लाते हो गैर कानूनी काम करवाने के लिए। अब तू हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुका है, तो अब तुझे मरना पड़ेगा। नहीं रघु, इसे भी काम पर लगाओ ताकि इसे देखकर बाकी लोग भी समझ जाएं कि यहाँ मेरे काम को कोई मना नहीं कर सकता है। ये वर्दी लोगों की हिफाजत के लिए पहनी है, तेरी गुलामी करने के लिए नहीं। छोड़ दो उसे, वरना तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। रघु, पहले इस इंस्पेक्टर को ठिकाने लगा, उसके बाद इस कमीने को।
कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। मैं आज से सारे गलत काम छोड़ दूंगा और इन लोगों को भी आजाद कर दूंगा। छोड़ दो मुझे। मारना तो तुझे होगा, क्योंकि मैं तुझे मारने ही आया हूँ। रुक जाओ, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, पर इसे छोड़ दीजिए। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। इस माल्या ने इसी कानून की धज्जियां उड़ाई थी आज से 3 साल पहले। मैं इसी भीमापुर गांव का थाना इंचार्ज था, इंस्पेक्टर भोला सिंह। एक दिन इन लोगों ने खाने में नींद की गोली मिलाकर मुझे और मेरे साथियों को थाने में जिंदा जलाकर मार दिया था, क्योंकि मेरे पास इस माल्या के खिलाफ सबूत था। आप एक पुलिस वाले होकर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कभी कभी इन जैसे मुजरिमों को सजा देने के लिए कानून के दायरे से हटकर कानून को हाथ में लेना ही पड़ता है। डरो मत, अब तुम सब आजाद हो। जैसे जैसे युग बदलते गए, इंसान की जरूरतें भी बदलती गई। पहले इंसान सिर्फ खा पी कर खुश रहता था, पर अब उसे दूसरे सुख भी चाहिए जिसकी उसे ज्यादा जरूरत नहीं है। पर अब इन सुखों की परिभाषा भी बदल चुकी है। अब इंसान जानवर की तरह बनता जा रहा है, या फिर यूं कहें कि उससे भी बदतर, क्योंकि किस इंसान को आज के जमाने में किस चीज की आदत लग जाए ये कोई नहीं बता सकता। एक रात कुछ लोग एक औरत की लाश को कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए लेकर आए थे। कब्रिस्तान में काम करने वाले नसीर ने हमेशा की तरह एक गड्ढा खोदा और उसमें उस औरत को दफन कर दिया। लाश को दफन करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। नसीर भी पास में ही एक कुटिया में रहता था। उसने भी अपना काम पूरा किया और अपने घर चला गया। नसीर अपने घर में अकेला रहता था। उसके ऐसे काम के कारण अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और उसका परिवार भी उससे अलग रहता था। 2 दिन बाद फिर से एक आदमी की लाश लेकर कुछ लोग आए। जब नसीर गड्ढा खोद रहा था, तभी एक आदमी की नजर पास के कब्र पर पड़ी, जहां 2 दिन पहले उसकी बीवी को दफनाया था। अरे, इस कब्र को क्या हुआ? ऐसा लगता है किसी ने यहाँ फिर से खुदाई की थी। नसीर सुनो, वो होने के बाद इसे भी वापस खोदना है। छोड़ दीजिए ना साहब, क्यों मरे हुए इंसान को तकलीफ देते हो? किसी जानवर का काम होगा। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, चलो जल्दी। उस आदमी की लाश को दफन करने के बाद नसीर ने उस आदमी की बीवी की कब्र फिर से खोदनी शुरू की। कब्र पूरी तरह खोदने के बाद सारे लोग डर गए। किसी को जरा भी समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ, क्योंकि अंदर से उस औरत की लाश गायब हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले ही तो उसे यहाँ गाड़ा था, फिर कहाँ गई उसकी लाश? नसीर, लाश कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं भी 2 दिन बाद ही आया हूँ यहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने लाश को चुराया हो? पर कोई लाश क्यों चुराएगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब कैसे हो सकता है? हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। हम घर चलकर सोचते हैं कि क्या करना है। तब तक तुम घर चलो। नसीर, इसे वापस ढक दो और ध्यान रखो। सब लोग घर आ गए। कुछ दिन बाद एक बुढ़िया की मौत हो गई। सारे लोग जमा हो गए। मैं तो कहता हूँ कि हमें इन्हीं घर के पास या फिर खेतों में दफनाना चाहिए। कब्रिस्तान से लाशें चोरी हो रही हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, पर घर के पास दफनाना ठीक नहीं होगा। एक काम करते हैं, खेतों की तरफ जो बंजर जमीन है उसमें दफनाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी नसीर को फोन करके वहां पहुंचने के लिए कहता हूँ। कुछ देर बाद सब लोग खेत में लाश को दफन करने वापस आ गए। चलो, कब्रिस्तान में न सही, पर वहाँ लाश सुरक्षित तो रहेगी। सही कहा तुमने। अब चलो। कुछ दिन बाद वो आदमी
अपनी बीवी की कब्र देखने फिर आया, पर इस बार वो बगल वाली कब्र देखकर चौंक गया। इस आदमी की कब्र तो वैसी की वैसी ही है, तो फिर मेरी बीवी को क्या हुआ? वो इसी दुख में वापस आया तो उसने देखा कि सब लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या हुआ? आज फिर कोई मर गया क्या? नहीं, हमें किसी की नजर लग गई है। कुछ पता नहीं चल रहा, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हुआ क्या? हमने जिस बुढ़िया की लाश खेतों के पास दफनाई थी, वो अब वहाँ नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मैं अभी कब्रिस्तान से आ रहा हूँ। हमने जहाँ रंगा के भाई को दफनाया था, वो जगह तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, और परसों हमने बाला के बाप को खेतों के पास दफनाया था, उसकी लाश भी सही सलामत है। इसका मतलब ये चोर सिर्फ औरतों की लाशों को चुराता है, लेकिन ये उनका क्या करता है, कहाँ रखता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन बाद नसीर की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो दवाई लेने डॉक्टर के पास गया। बहुत दिनों से कमजोरी महसूस हो रही है और खून की उल्टियां तो रुक ही नहीं रही। खाने में कुछ अलग खाया था? गरीब आदमी हो साहब, थोड़ी सी रोटी खाकर सो जाता हूँ। डॉक्टर ने नसीर को अच्छी तरह से देखा और सारे टेस्ट किए। देखो नसीर, अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं। मुझे भी ठीक से अंदाजा नहीं है कि तुम्हें असल में क्या हुआ है, पर हाँ, एक बात है। डॉक्टर कहते कहते अचानक रुक गए। नसीर डर गया। क्या बात है डॉक्टर, क्या हुआ? आप साफ साफ बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे, बस 1 या 2 हफ्ता। लेकिन ये कौन सी बीमारी है और मुझे कैसे हो गई? इसका पता तो टेस्ट के बाद ही चलेगा। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है साहब। कुछ दिन बाद रात के समय जब डॉक्टर अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसने कब्रिस्तान से कुछ आवाज सुनी। उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि कोई आदमी कब्र खोदकर लाश को अपने कंधे पर डालकर ले जा रहा है। लगता है ये वही लाश चोर है। ये अच्छा मौका है, आज इसे पकड़ना ही होगा। डॉक्टर भागता हुआ कब्रिस्तान में गया, पर जब तक वो उस चोर तक पहुंचता, वो चोर वहां से लाश लेकर भाग चुका था। डॉक्टर ने पूरे कब्रिस्तान में घूम कर देखा, पर उसे वो चोर कहीं नजर नहीं आया। डॉक्टर निराश होकर कब्रिस्तान से बाहर आने लगा। तभी उसकी नजर नसीर की कुटिया पर पड़ी। अंदर रोशनी थी। ये नसीर अब तक सोया नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है। चलो, अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो उसका हाल चाल पूछ लेता हूँ। वैसे भी बीमार है बेचारा। डॉक्टर जैसे ही कुटिया के पास पहुंचा, उसे तेज बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी भयानक थी कि डॉक्टर को चक्कर आने लगे, और वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ा। ये बदबू किस चीज की है? पता नहीं ये नसीर इस बदबू में कैसे रहता है। इसी की वजह से बीमार पड़ा होगा। डॉक्टर जैसे ही कुटिया के अंदर आया, डर के मारे उसके पैर सुन्न पड़ गए। उसके मुंह से जरा भी आवाज नहीं निकली। डॉक्टर को अब पूरी बात समझ में आ गई। एक तो उसे बदबू सहन नहीं हो रही थी, और दूसरी बात, वो बहुत डर गया था। वो वैसे ही लोगों के पास पहुंचा। वो सब लाशें नसीर ने ही चुराई थी। मैं अभी अभी उसके घर से आ रहा हूँ। वहाँ सब लाशें अधनंगी हालत में पड़ी थी, और इससे भयानक बात यह है कि वो लाशों को चुराकर उनके साथ सेक्स करता था, और इसी वजह से उसे नेक्रोफिलिया नाम की खतरनाक बीमारी हुई, जिससे अब वो मरने वाला है। नसीर की सच्चाई जानने के बाद लोगों ने उसे पकड़कर उसी की कुटिया में मरते दम तक कैद किया और सारी लाशों को आदरपूर्वक फिर से दफना दिया।